मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, आप उसके जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ज्यादा गाना याद आ सकते हो। अरे नहीं सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। आप खाते बहुत कम है अशोक जी, आप खाते बहुत कम है, सही है, इसीलिए फिट रहते हैं। उपमा, कैंपेन पर उपमा, साउथ इंडियन फ्लेवर इन राजस्थान। नहीं है लाल डायरी, कोई डायरी नहीं है, पन्ने आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, लाल डायरी नहीं आ रहा है, लाल डायरी की बात आ रही है, जुमला आ रहा है, ये सब गृह मंत्रालय भारत सरकार में वहाँ बना ये पूरी स्कीम। और उस मंत्री को जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था, डायल्यूट करने के लिए एसएम ने बोलवाया गया मंत्री जी से, पार्लियामेंट अडजोन हो रही थी तब, तो मैंने उनको बर्खास्त किया। वही लाल डायरी की बात खड़ी हुई कि 4 दिन बाद पीएम आएंगे राजस्थान में, तो हम इश्यू बनाएंगे लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। आप कह रहे हैं लाल डायरी का इश्यू होम मिनिस्ट्री ने बनवाया, गृह मंत्री ने लाल डायरी बनवाई, डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। आप इस पर चैलेंज दे रहे हैं कि डायरी नहीं है? चैलेंज दे रहे हैं। कोई नाम है या कितने पैसे किसको दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरी जानकारी में डायरी है ही नहीं कभी। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री एक और बात पर आते हैं। बताइए, अगर लाल डायरी में करप्शन है तो ईडी छुटपुट कर कार्य क्यों करती है? सीधा उनको लाल डायरी पे काम करना चाहिए। क्या चुनाव के बाद मोदी जी आके यहाँ सड़कें बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तहसील खोलेंगे, क्या काम करेंगे वहाँ करके? खाली अपने नाम के वोट मांगना, ये गुमराह करना पब्लिक को। क्योंकि हमने सरकार शानदार चलाई है, वादा करते हैं एक मौका मिलेगा और इसी मजबूत करेंगे हम लोग। तो आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाता हूं अशोक गहलोत के नाम कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ रही है, और मोदी जी भी लोकप्रिय है, मोदी जी की भी लोकप्रियता है राजस्थान में। तो क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है? ये वो बनाना चाहते हैं मोदी जी। पायलट आगे बढ़े, बीजेपी का पिक्चर मांगे, फिर उन्होंने क्यों षड्यंत्र किया? उन्होंने उसका फायदा उठाया आप दोनों की लड़ाई का। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में हमारे साथ एक न्यूज मेकर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके जहाज में, यहां से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर। अशोक जी, चुनाव का मौसम, और क्या आप मानते हैं कि पूरी तरह से टक्कर है राजस्थान में इस बार, कांग्रेस बनाम बीजेपी? यहाँ का एक तरह से रिवाज रहा है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, और इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी केरला गया था जी, केरला में 70 साल से ही होता है, 5 साल एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन। इस बार जब मैं गया तो मुझे कहा इसका रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि अच्छा काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में सरकार रिपीट हो भी गई, तो मैंने कहा हमने तो जो काम किया कोरोना के अंदर, बिलोड़ा मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, शानदार मैनेजमेंट, कोई भूखा नहीं सोया, इंश्योर किया सबको हम लोगों ने इमदाद, तो क्यों नहीं यहाँ पर उसके अलावा इतने काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हो गया, यहाँ पर ओपीएस लागू हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हमने 30 स्कीमें दी है, कोई सोच नहीं सकता। महंगाई सिविल चलाए हम लोगों ने, 7 गारंटी दी है। तो आप कह रहे हैं अपने सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स पर, आपके काम पर आप तैयार हैं ये चुनाव लड़ने के लिए, कि आप कह रहे हैं कि मुझे री इलेक्ट करिए मेरे काम पर? जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट से सरकार रिपीट हो सकती है, तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। क्योंकि हमने देखा है पोल्स में अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता है, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहते हैं एमएलएस जो हैं उन्होंने उतना काम नहीं किया है,
और आपने बहुत कम एमएलएस की टिकट काटे, केवल 17। इसलिए लोग कह रहे हैं एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में अशोक गहलोत फिर से फंस जाएंगे। देखिए, काम जो है बहुत शानदार हुआ, तो एमएलए थ्रू हुआ है। जो जनता की मांग थी वहाँ के लोगों की, वो मांगों को लेके आए, एमएलए मेरे पास आए होंगे, मैंने वो काम किए हैं। तो ये खाली थोड़ा, एक तो ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया परसेप्शन के अंदर भी कि एमएलए के खिलाफ में बहुत भयंकर माहौल है। हाँ, कई जगह होगा, कई जगह ऑप्शन भी नहीं होता है। पर आज ये चुनाव तो ये है, मैं कह रहा हूँ चुनाव आप वोट मुझे दीजिए आप तो, क्योंकि हमने सरकार शानदार चलाई है। वादा करते हैं एक मौका मिलेगा और इसे मजबूत करेंगे हम लोग। तो आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाता हूं अशोक गहलोत के नाम कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ रही है और मोदी जी भी लोकप्रिय है, मोदी जी की भी लोकप्रियता है राजस्थान में। तो क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है? ये वो बनाना चाहते हैं मोदी जी, बीजेपी बनाना चाहती है। हाँ, पर हमने तो, हमारे राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही है, सबका कैंपेन बहुत शानदार हो रहा है। 12 मीटिंग हो रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। एक बार आ चुके हैं खड़गे साहब भी, राहुल जी भी आ चुके हैं, प्रियंका जी 3 बार आ चुकी हैं। हमारा हाईकमान और कांग्रेस, उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। पर क्योंकि मेरे बीजेपी तो मोदी जी के नाम पर लड़ेगी, और मोदी जी, जैसे मैंने कहा, वो देश के नंबर 1 नेता माने जाते हैं, और वो राजस्थान उन्होंने आकर आपको एक तरह से टक्कर दी है। तो क्या आप मानते हैं गहलोत बनाम मोदी है या नहीं? ये होना नहीं चाहिए। देखिए, मोदी जी जो है, क्या चुनाव के बाद में मोदी जी आके यहाँ सड़कें बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तहसील खोलेंगे? क्या काम करेंगे वहाँ करके? खाली अपने नाम के वोट मांगना, ये गुमराह करना पब्लिक को। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 आरोप, हम उपलब्धियों पर आएंगे, पहले जो आरोप बीजेपी लगाती है, पहला भ्रष्टाचार। बार बार मोदी जी आते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं। आपके जो पुराने मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी में कहा कि हम गहलोत जी की सरकार के सभी जो कारनामे हैं उसको उजागर करेंगे, करप्शन कैसे हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। और मोदी जी यही कहते हैं कि ईडी जो है वो अब राजस्थान में हर एक मंत्री के करप्शन को एक्सपोज कर रही है। एक मजाक है ये। अगर कोई लाल डायरी है, कोई नहीं है, लाल डायरी कोई डायरी नहीं है, तो आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, लाल डायरी नहीं आ रहा है, लाल डायरी की बात आ रही है, जुमला आ रहा है। ये सब गृह मंत्रालय भारत सरकार में वहाँ बना, ये पूरी स्कीम। और उस मंत्री को जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था, डायल्यूट करने के लिए असेंबली में बोलवाया गया मंत्री जी से, पार्लियामेंट अडजोन हो रही थी तब, तो मैंने उनको बर्खास्त किया। वही लाल डायरी की बात उठ खड़ी हुई कि 4 दिन बाद पीएम आएंगे राजस्थान में, तो हम इश्यू बनाएंगे लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। आप कह रहे हैं लाल डायरी का इश्यू होम मिनिस्ट्री ने बनवाया, गृह मंत्री ने लाल डायरी बनवाई, डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। आप इस पर चैलेंज दे रहे हैं कि डायरी नहीं है? चैलेंज दे रहे। कोई नाम है या कितने पैसे किसको दिए, ऐसा कुछ नहीं है? कोई मेरी जानकारी में डायरी है ही नहीं कभी। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री एक और बात पर आते हैं। बताइए, अगर लाल डायरी में करप्शन है तो ईडी छुटपुट करने कार्य क्यों करती है? सीधा उनको लाल डायरी में काम करना चाहिए, लाल डायरी में लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं, ईडी अब तो आ रही है राजस्थान, आपके बेटे को इंटरोगेट किया, दोतासरा आपके राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनको इंटरोगेट कर रही है और कह रही है और लोगों के नाम आएंगे। तो ईडी लगातार राजस्थान में आकर आपके मंत्रियों, आपके परिवार पर क्वेश्चन लगा रही है कि भ्रष्टाचार बना है। तो कोई दम है नहीं, मतलब हमारा 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईडी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती लाल डायरी लेकर के? क्यों नहीं? जब उसमें नाम है, अगर आरोप है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं? इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आकर कहते हैं पेपर लीक, और ये तो मामला गंभीर है। 12 पेपर लीक हुए हैं 2018 से, और पेपर और एग्जामिनेशन रद्द हुई। ये बहुत बड़ा मामला है, युवाओं का मामला है। यहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पेपर लीक होते हैं और एग्जाम रद्द होती है। क्या आप मानते हैं ये आपके सरकार की बड़ी कमजोरी रही है, जो बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठा रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर, मैं नहीं कहता वास्तव में पेपर लीक होना अनफॉर्चुनेट है, परंतु गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर
जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर पेपर लीक हुए हैं। हमने कम से कम कार्रवाई करी है, लोगों को जेल में डाल दिया, उन्हें मकानों में बुलडोजर चला दिया और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास का। नहीं, पर आपकी जो अध्यक्ष है, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष दोतासरा, उन पर कार्रवाई हो रही है कि ईडी कह रहा है उन्हीं के थ्रू ये पेपर लीक हुए, पैसा बनाया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है सर। बिल्कुल गलत है। पर 12 पेपर अब उनके तो रद्द बेटे हुए सर। ना अब उनके बेटे का नाम मानना उन्होंने, कोई उनके खिलाफ आरोप अनफॉर्चुनेट है कि नहीं? अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके किसी का नाम बदनाम करो, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है। पर अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाहर कोई पेपर लीक नहीं होगा? अभी भी आजीवन कारावास हमने कानून बनाया है, उसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो और मुद्दा उठता है विमेन सेफ्टी का। बीजेपी कहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत की सरकार कमजोर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार कमजोर रही है? बलात्कार के वो फिगर देते हैं 17 से 18 केसेस पर डे, ये उन्होंने सार्वजनिक किया और कहा है एनसीआरबी की डेटा देखिए, राजस्थान इज इन टॉप 5 व्हेन इट कम्स टू अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन। वहाँ झूठ बोलते हैं, इक्का दुक्का घटनाएं सब जगह हो रही है, हुई है बड़ी अभी घटनाएं अभी हुई है। अभी प्रधानमंत्री खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बीएचक्यू के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के गए, लड़की को ले गए एक तरफ, कपड़े उतार दिए, उसके छेड़छाड़ करी। पर ये ऐसी घटना तो होती रही है कई जगह पर, बहुत ही कंडेम करने योग्य घटनाएं होती है, पर छुटपुट घटनाएं सब जगह हुई है। पर जहां तक करप्शन की बात ये करते हैं, शायद इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान भर के अंदर सबसे अधिक कोई छापे पड़े एसीबी के तो राजस्थान पड़े हैं। यानी करप्शन है, यानी खास करके अफसरों में है। वही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर छापे नहीं डालते हम लोग करप्शन नहीं होता। छापे डाले हम लोगों ने, जीरो टॉलरेंस रखी, तो क्या करप्शन इतने छापे पड़ रहे हैं? इसका मतलब छापे डालना नहीं चाहिए था, तो लगता है करप्शन ही नहीं है इसका तो मतलब। एक और आरोप जो लगता है वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट। प्रधानमंत्री, हम उदयपुर जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपने पहले रैली में कहा था कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कन्हैया लाल का उदाहरण दिया था कि 2 कट्टरवादी मुसलमानों ने उसको मारा था लास्ट ईयर जून में, और सरकार, वो आपकी सरकार से पूछ रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम्स को माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। ये देखो, ये मारने वाले लोग थे, और इन्होंने जो मारने वालों ने, ये बीजेपी के संबंधित लोग हैं, और बीजेपी ने इनको छुड़ाया, थानों से छुड़ाया इनको, इनका स्वागत किया जब ये हज करके आए। तो इस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉरवर्ड करूंगा आपको मैं भी। आप कह रहे हैं जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था उनका बीजेपी के साथ संबंध है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उनका कहना है कि आपने ठोस कार्रवाई कई ऐसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि एक तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और मुसलमानों को आपने बचाने की कोशिश की है। ये किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है कि नहीं राजस्थान में इस बार? तो बेहुदा बातें होती है, मैं क्या जवाब दूं इनका? इतना मैं कह सकता हूँ, ये लोग जो थे मारने वाले, ये बीजेपी के जो कुनबा बना हुआ उन्हीं से संबंधित लोग थे। इनका जहाँ तक मुझे ख्याल है, इनका स्वागत किया गया जब ये हज वर्ष आए थे। नंबर 2, इनको कोई दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, छुड़ाने वाले बीजेपी के नेता थे। नंबर 3, नंबर 4, इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, इनके मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए, और हमने सांत्वना उनको दे दी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, मुलजिम को 2 घंटे पकड़ लिए, और उसी रात केस ले लिया एनआईए ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआईए ने केस ले लिया, कोई बात नहीं, हमने इसलिए एतराज नहीं किया, हो सकता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, परंतु आज चुनाव आ गए हैं, तब तक कोई बता नहीं रहा नहीं कि कार्रवाई क्या की है। इसका मतलब जानबूझ के इसको लंबा खींच रहे हैं, जिससे कि चुनाव के मौके पर हम इसको कैच कर सकें सांप्रदायिक की बात करके। तो एक हिंदू वोट बैंक नहीं है, आप नहीं समझते बीजेपी एक हिंदू वोट बैंक बना रहा है राजस्थान में? देखिए, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हम 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हम गायों के लिए उन्होंने दिया 500 करोड़ रुपए दिए अनुदान के गौशालों को, हमने 3000 करोड़ रुपए दिए अनुदान में। लंबीड़ों में गाय मर गई, हमने 40,000 रुपए दे रहे हैं प्रति गाय को, दे दिए हमने। कितने राज्यों दिए हैं?
और बीमा करें आगे भी 2 पशुओं का। और अभी गोधन योजना लेके आए जो कि गाय फिरे नहीं गलियों के अंदर आवारा पशु के रूप में। ये इसी बात पर मैं आने वाला था। इस चुनाव में आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं, बीजेपी आश्वासन दे रही है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपने अपने 7 गारंटी दिए हैं। बीजेपी कह रही है वो अब सिलेंडर देगी 450 रुपए में, आप कह रहे हैं 500 रुपए में देंगे। आपने कहा है कि हर परिवार की जो महिला है उसको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। बीजेपी कह रही है किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड शुरू करेंगे। आप किसानों के लिए कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दुगना करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन हो गई है। आयुष्मान भारत सरकार करती है, आप चिरंजीवी करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हर तरह से एक फ्रीबीज की एक दौड़ बन गई है। आपके गारंटीज, उनके गारंटीज, कौन विश्वास, किस पे भी विश्वास रखें? विश्वास हमारे ऊपर होगा क्योंकि हमने 5 साल सरकार चलाई है। जो कहा है वो करके दिखाया है। 10 गारंटी दी हम लोगों ने महंगे शहरों के अंदर महंगाई को देखते हुए। तो आपको आश्चर्य होगा 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए कैंपों में लेने के लिए। 1 करोड़ 85 लाख के लगभग कार्ड मिले लोगों को और वो इम्प्लीमेंट हो गया गांव-गांव के अंदर। 25 लाख का बीमा हेल्थ का वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं विश्वास किस पे करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी है। ये जो सरकारें देती है, पूरी सरकार की एक्सचेकर बैंकरप्ट हो रही है। राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, 5.8 तक पहुंच गया था। 23 में अभी भी 22 में अभी भी 4% है। कि इन सब स्कीम से कुछ नहीं होगा, सरकार की तिजोरी खत्म हो जाएगी। ये रेवड़ी कल्चर है। वो क्या बांट रहे हैं? अगर वो हमें रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं तो उनकी पार्टी राजस्थान में क्या कर रही है, दिल्ली में क्या कर रही है? उनको रेवड़ी नहीं कहेंगे क्या? वो उनकी बात में कोई दम नहीं है, चुनावी जुमले बोलते खाली। उन्होंने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में वादे किए हैं लोगों के सामने। जैसे मैंने कहा किसान सम्मान योजना दुगना करनी है, हम महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। तो दोनों तरफ से एक तरह से ये हो रहा है कि आपके वादे उनके वादे। अगर आप देखेंगे कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, प्रधानमंत्री के मुंह पे गारंटी शब्द आ गया है। जब से गारंटी आपने का शब्द यूज किया है, इतनी बातें छोड़िए। प्राइम मिनिस्टर खाली भड़काने वाला काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो नहीं करना चाहता हूँ। जिस लैंग्वेज में कर रहे हैं वो अस्वीकार्य हम लोगों को है। बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज काम नहीं लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उसे लोग भड़क सकते हैं, आग लग सकती है। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। आप जो क्या लैंग्वेज, आप जो भाला काम ले रहे हो, यहाँ की सरकार की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है। और यहाँ की कांग्रेस जो है इस प्रकार राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सरकार हो, हमारी हो या किसी पार्टी की हो, उसकी मिली भगत या सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है, उस सरकार को केंद्र को बर्खास्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? ये आप चैलेंज दे रहे हैं एक तरह से। हमारी सरकार बर्खास्त कर दे। वो अगर आतंकवादियों की सहानुभूति रखते हैं, हमें क्या हक है सत्ता में रहने का? पर आप मानते हैं कि खासकर की महिला और युवाओं को एक तरफ करने के लिए हर पार्टी आप कई गारंटीज दे रही है। ये एक नया पॉलिटिक्स बन गया है। आप इतने सालों से हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बार हर पार्टी कर रही है, हम ये करेंगे युवाओं के लिए, हम वो करेंगे महिलाओं के लिए। एक बैटल बन गया है। देखिए, तो पिछले अरसे से जब से यूपी के अंदर चुनाव हुए थे, इन्होंने किट बांटे थे, मोबाइल फोन बांटे थे। तो शुरुआत तो बीजेपी ने करी है। बीजेपी ने करी है तो जवाब तो देना पड़ेगा सब पार्टियों को। सर, आपने कहा आप चाहते हैं वोट अपने काम पर। एक आरोप लगता है कि पहले 2 साल आपके गए सचिन पायलट की बगावत को संभालने के लिए, उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद ये चर्चा हुई कि अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री के बजाय अब कांग्रेस के अध्यक्षा बनेंगे दिल्ली में, और अब पिछले 1 साल में आपने लगातार प्रयास किया है कि चुनाव आ रहे हैं, वोटर को लुभाना। कैसे देखते हैं कि क्या आप मानते हैं, ये जो बड़ा सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पिछले 5 सालों में, पायलट बनाम गहलोत? देखिए, वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो हो गया, उसपे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आपने वो छोड़ दिया है क्योंकि 1 साल पहले आपने वर्ड्स यूज किए, गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं।
अब मैं देखता हूँ फोटो आप और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ हैं। ये तो 4 साल पहले होना चाहिए था। कहना मैं वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वही चाल उनकी याद थी। उसमें वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब होने नहीं दिया। पर ये आप लोगों की आपसी लड़ाई थी ना, आप नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आगे बढ़े। बीजेपी का पिक्चर में आगे फिर उन्होंने क्यों षड्यंत्र किया? उन्होंने उसका फायदा उठाया आप दोनों की लड़ाई का। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो क्लोज चैप्टर है, चलिए मान लिया, क्या ये भी क्लोज चैप्टर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी तब थी, कि आइए दिल्ली आप अध्यक्ष बनिए, और एक बगावत हो गई है और आपने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। एक क्लैरिफाई कर दीजिए आज। बिल्कुल बात सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। वो पद बहुत गर्मा हुआ पद था, मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा पद में महत्वपूर्ण मानता हूँ, पद को मानता हूँ। वो एक रिएक्शन हो गया कि पता नहीं आज जाएंगे प्रस्ताव। आप तैयार थे जाने के लिए? मैं तैयार था, बिल्कुल। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, आपके एमएलए तैयार नहीं थे? हाँ, एग्जैक्टली वो उनके अंदर दिमाग में रहा कि वो, या ये नहीं है सही कि आप चाहते थे कि पायलट ना बने इसलिए आप यहाँ रुक गए? मैं कुछ नहीं चाहता था, जो कुछ चाहते नहीं चाहते थे, एमएलए ने खुद ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना भयंकर हो गया, उसको हम कोई रोक नहीं पाए थे। इसलिए मैंने माफी मांगी जाके मैडम से भी। आगे का देखते हैं अशोक जी, आपने कितने 11-12 चुनाव लड़े हैं, 5 बार एमएलए, 5 बार आप 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अब अशोक गहलोत किस तरह से अपनी राजनीति देखते हैं? क्या अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या है? देखिए, मेरा फ्यूचर तो कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है। जो भी वो चाहेंगे वो जिम्मेदारी मुझे मंजूर है। कोई पद मुझे बहुत मिल चुके हैं हिंदुस्तान में, मैं बहुत ही संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं। अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं, कोई एम्बिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं। मैंने 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट और 3 बार एआईसीसी के महामंत्री, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, 5 बार एमएलए। सब कुछ मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट हूँ। तो मेरे लिए क्या है, पार्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए मेरे कान से। जो पार्टी मुझे इशारा करेगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं फिर से वो जहां हमने शुरुआत की थी वहीं करता हूं। 2003 में आप 98 आप मुख्यमंत्री बनते हैं, 2003 का चुनाव आप हारते हैं, आप फिर से 2008 में बनते हैं, 13 का हारते। ये जो अशोक गहलोत जी पर आरोप लगाया जाता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स की बहुत सुनते हैं, नेताओं की कम, इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं। क्या अशोक गहलोत मास लीडर उस तरह के हैं जो चुनाव जीत सकते हैं? चुनाव जीतना अशोक गहलोत के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप अफसर ब्यूरोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं जब आप सरकार में आते हैं। ये आरोप गलत है, आरोप गलत है। जितना फ्रेंडली मैं हूँ हमारे पब्लिक से भी या कार्यकर्ताओं से, कोई नहीं हो सकता है। मुझे बहुत प्यार मिलता है उन लोगों का और मुझे अच्छा भी लगता है। ये तो खाली जब चुनाव हार जाते हैं तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसका अधिकार बन जाता है, जैसे आप कह रहे हो। सर, एक ओबीसी फैक्टर है। राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं कास्ट सेंसस करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कह रहे हैं, राजस्थान में भी कह रहे हैं। आप ओबीसी समुदाय से आते हैं, एक तरह से आप चेहरा बन गए हैं कांग्रेस ओबीसी, ये जो पॉलिसी बन गई है। क्या आप समझते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इस एक ही समाज होना चाहिए, गरीब, इसमें कोई ओबीसी कुछ नहीं होना चाहिए, इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। क्या आप समझते हैं ओबीसी की राजनीति अब राजस्थान में है, जाति की राजनीति हर राज्य में है, खास करके राजस्थान जैसे राज्य में? नहीं, प्रधानमंत्री खुद ही कहते मैं ओबीसी का हूँ, मैं गरीब हूँ। खुद ही उन्होंने शुरुआत करी गुजरात के अंदर, मैंने खुद सुना उनको, तो वो कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये मांग हर वर्ग की है देश के अंदर। बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसस की मांग है। आप करवाएंगे कास्ट सेंसस अगर आपकी सरकार? हमने आदेश दे दिए, यहाँ पे तो हमने आदेश जारी भी कर दिया है। आपकी रिलेशनशिप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से कैसी है?
क्योंकि सवाल बार बार उठते हैं, इज अशोक गहलोत फ्रेंडली विद राहुल गांधी या नहीं, या राहुल गांधी की एक नई जनरेशन आ रही है, अशोक गहलोत पुराने जनरेशन के, अहमद पटेल, सोनिया गांधी एक अलग जनरेशन के हैं। कोई जनरेशनल वॉर है? मेरे साथ तो कोई है नहीं। मेरे साथ तो संबंध जो है वो मैंने एक बात कही थी। विनोबा भावे की एक पुस्तक है गीता माता, उसमें वो लिखते हैं मेरा और गीता माता का संबंध जो है वो तर्क से परे है, नो आर्ग्यूमेंट, तर्क से परे है। तो मेरा और गांधी परिवार रिश्ता है वो तर्क से परे है। तो अगर चुनाव आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही, ये तो आप गारंटी दे सकते हैं। आपने 7 गारंटी दिए हैं, लोग जानना चाहते हैं गारंटी ये भी है क्या कि अगर वो वोट करते तो अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, कोई और तो नहीं बनेगा? देखिए अभी जो हालात देश में बने हुए हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। अब हमें कोई पद की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी को भी चिंता होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। किस दिशा में जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते तो हम अमृतकाल आ रहा है देश में, तो उनके लिए अमृतकाल आ रहा होगा। तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। क्या है, क्या आपको क्या चिंता है? चिंता लगी हुई है कि देश का होगा क्या। क्यों, जिस क्या? प्रकार से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश के अंदर, आज कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक या कोई राजनीतिज्ञ विरोध में बोल जाए, आलोचना करते सरकार की, आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। जिस देश में ये स्थिति बन जाती है, कितने बेचारे लोग एक साल जेल में बैठ के आ रहे हैं बाहर, क्या हो रहा है देश के अंदर। चिंता वो नहीं चाहिए। अब क्या पद की चिंता करें हम लोग, पद बहुत कुछ मिल गया है। इन बातों के लिए चैलेंज जो हमारे सामने है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पार्टी क्या कर सकती है, मेरी हाईकमान क्या कर सकती है, उनका हम साथ देंगे। आप मुझे गारंटी ये नहीं दे रहे हैं राजस्थान की जनता को कि अगर वो कांग्रेस को वोट दे तो क्या अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, या कोई और है? ये फैसला हाईकमान करेगी। ये फैसला हाईकमान पे आपने छोड़ दिया है। और अगर आप हार जाएं ये चुनाव तो फिर अशोक गहलोत जी का क्या, फिर क्या भविष्य अभी आप बताया, आपको जो मैंने भी बताया था कि अभी हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, चिंता वो होनी चाहिए हमें। हारना, जीतना, पद लेना, पद नहीं मिलना, ये सब बातें सेकेंडरी मेरे लिए। क्योंकि ये चुनाव कई लोग समझ रहे हैं सेमीफाइनल है, फाइनल 2024 में है, आम चुनाव होंगे। क्या आप मानते हैं एडवांटेज मोदी आम चुनाव में, ये आप मानते हैं? मोदी जी का और बहुत नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। कोई उसकी क्या कई लोग पिछली बार भी ये कहा था आप 2018 में जीते चुनाव राजस्थान में, पर 19 में 25 के 25 सीटें बीजेपी के पास गई। उस वक्त में उनका और था, उस वक्त तक अभी इस बार काफी फर्क पड़ा है फर्क, कोई फर्क पड़ा। लोग समझने लग गए कि भाई ये हो क्या रहा देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, मैं फिर कहूंगा आपको, तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है, तीनों क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए, वरना देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इकोनॉमिक ऑफेंडर भी खुले छूटते घूमते रहेंगे, रेवेन्यू कम होगी आपकी। हमारे लिए जरूरी तीनों एजेंसियां इम्पोर्टेंट है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, बनी रहनी चाहिए, ये हमारा ख्वाहिश है। सर, हम कुछ क्षणों में लैंड करने वाले, एक सवाल पूछना चाहिए कि सुना है कि आप बड़े हिंदी पुराने गानों के शौकीन हैं, या आप गाते हैं या सुनते हैं या कोई आपका फेवरेट गाना है? अशोक गहलोत जी जब अपने साथ कोई समर्थक नहीं, फॉलोअर नहीं, अपने साथ आराम से बैठे हुए घर में परिवार के साथ, तो क्या गाना गाते हैं? कोई तो होगा आपका फेवरेट। देखिए वो तो मैं तो खाली ओल्ड सॉन्ग जो है यूट्यूब में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई तो होगा फेवरेट। फेवरेट कुछ नहीं है, सब फेवरेट है। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? सब फेवरेट है। इतना मैं लता मंगेशकर या आशा भोसले? मैं कभी गहरे में गए ही नहीं, बस खाली मैं ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ, ये मुझे शौक जरूर है, जो फिल्में देख नहीं पाते कभी। मैं दर्शकों को इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत की कौन सी बात है जो हम नहीं जानते हैं, जो कोई ऐसी बात होगी जो जनता नहीं जानती है, जो जानना चाहिए। यही बात देख लीजिए। क्योंकि आपकी जर्नी बहुत, आप एक छोटे से परिवार से आए जोधपुर में और आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए। क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इतने सालों में आपके सामने?
कुछ नहीं, बस काम करने धुन थी तो सारे प्रायोरिटी पीछे रह गई और पॉलिटिकल एक्टिविटी या सेवा भाव या कंस्ट्रक्टिव काम करने का रुचि थी बचपन से ही। मैं बचपन से ही जब बांग्लादेश वार हुआ था तो मैं बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे रह के आया, वहाँ पे शरणार्थी शिविरों में काम किया हम लोगों ने, सफाई का काम किया, जितने ही सोशल वर्क मैंने किए बचपन में। ये सेवाग्राम आश्रम में रहा मैं 15 दिन तक। एक तरुण सानी सेना हुआ करती थी, गांधी पीस फाउंडेशन की एक ब्रांच, उसमें मैंने कैंप में अटेंड किए। तो बचपन में मेरा सोशल वर्क का एक फील्ड रहा है। 24/7 नेता, जिंदगी भर नेता रहेंगे, नो टायर्ड नो रिटायर्ड। यही है जिंदगी में, अंतिम सांस तक सेवा करने का संकल्प है, बस समझ लीजिए। मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, आप उसके जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठीक। ज्यादा गाना याद कर सकते हो? अरे नहीं सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। पर अशोक जी, आपने हमसे बात की, आप पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ये चुनाव आपके नाम पे लड़ा जा रहा है और इसी वजह से हम आपके साथ हैं, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं आपका चेहरा दिख रहा है। तो कांग्रेस ने अपने सारे अंडे आपके साथ रख दिए इस बार कि अशोक गहलोत आप पर भरोसा है। देखिए, पब्लिक का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके विश्वास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे कोई दो राय नहीं। आप कहीं जाओगे, राजस्थान की गलियों में जाओगे, गांव में जाओगे, ढाणे में जाओगे, और है कि नहीं कुछ, मेरे प्रति प्यार बहुत है, विश्वास बहुत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलिए, हम देखते हैं ये विश्वास जो आप कह रहे हैं, जो काम की बात आप कह रहे हैं, वो कितना जनता के बीच तक जाती है और जनता क्या चुनती है, ये हम जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। बट थैंक यू वेरी मच अशोक गहलोत, राजस्थान चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये खास बातचीत। राजदीप सरदेसाई,